The alkaline earth metal nitrate that does not crystallizes with water. Molecule is A is CaNO3 twice calcium nitrate. B is SrNO3 twice strontium nitrate. C is the BaNO3 twice barium nitrate. And the D is MgNO3 twice magnesium nitrate. You have to type your answer in a chat box so that I will get to know कि कितना समझ में आया तुम्हें और कैसे किया तुम, किस किस का करेक्ट. एक आंसर अभी आया है मेरे पास एंड प्रफुल्ल का, दैट इज करेक्ट. चलिए रेस्ट एवरीबडी डू इट. अक्षिता करेक्ट है बच्चा. एवरीबडी हैज टू डू. इस बैच का मतलब ही है कि आपको सभी को सॉल्व करना है ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन कहाँ पे अटक रहा है. Only 2 students know the answer, rest don't. Third answer is Mansi, correct. हाँ जी, सबसे पहले इसका आंसर दिया था प्रफुल्ल ने. प्रफुल्ल, how will you explain it? कोशिश करें. एक्सेप्ट बेरियम, बाकी सारे जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं इसका सारों का स्मॉल साइज है और जो बेरियम है उसका सबसे ज्यादा. बिल्कुल सही आंसर है उसका. एल्कलाइन क्या कहा बेटे? जितना स्मॉल साइज है उतना ज्यादा क्रिस्टलाइज करेगा. बिल्कुल. दैट डजंट क्रिस्टलाइजेस विद वाटर. देखो क्रिस्टलाइजेस विद वाटर का एक्चुअली में मीनिंग है, आप देखो ना, वाटर में डिसॉल्व, वाटर में अपने आयन, जो क्रिस्टल के आयन होते हैं वो देगा ना. पहले तो वाटर के मॉलिक्यूल वो एसोसिएट करेगा. वाटर में एसोसिएट होने वाला यहाँ देखो, एवरीथिंग इज 2+ है ना, एवरीथिंग इज 2+. एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो भैया 2+ ही होंगे. अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आगे स्प्लिट अप हो जाएगा. ये ऐसे स्प्लिट अप हो जाएगा, मतलब M2+ इसके OH खींच लेगा और अलग बन जाएगा. तो कहने का मतलब है कि पानी में वो सॉल्यूबल होता है जो आपका स्मॉल साइज का होता है. तो साइज ऑफ द आयन is inversely proportional to the hydration energy. Hydration energy is the amount of the energy released when the 1 mole of the compound is dissolved into the water completely. तभी तो वो आगे जाके डिसॉल्व होता है, अपने आयंस देता है. तो बाकियों का तो साइज फिर भी छोटा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम भी खैर बड़ा ही है, तो बेरियम तो सबसे बड़ा है. तो अगर साइज देखा जाए तो सबसे पहले बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर स्ट्रोंशियम होता है, फिर बेरियम होता है. तो रेडियम को तो लेंगे ही नहीं. और यहाँ पे भी काफी डिफरेंस होता है साइज का. तो बेरियम तो लार्जेस्ट इन साइज है. तो अगर ये लार्जेस्ट इन साइज होगा तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लीस्ट होगी. तो अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लीस्ट है, बस इसके लिखने का ढंग अलग है, अदरवाइज डिसॉल्व्स इन वाटर भी लिख सकता था,
इसको बोलेंगे डजंट क्रिस्टलाइज इन वाटर, डजंट क्रिस्टलाइज इन वाटर, वाटर में क्रिस्टलाइज नहीं होता। चलो गुड गोइंग। और इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 4 बच्चों ने। सेकेंड क्वेश्चन, 0.5 mole of gas A and X moles of gas B कितना एक्सर्ट करते हैं प्रेशर? Exert the pressure of 200 Pascal in a container of the volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. हमारे पास R है जूल पर केल्विन पर मोल में X, तो आपको बताना है, अच्छा R ही है, ठीक है। द गिवन R इज द गैस कांस्टेंट इन दिस, तो इसमें X बताना है। X की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार यू ट्राई टू डू इट, अदरवाइज आई विल सॉल्व। चलो क्विकली। MX क्या है? क्या कह रहे हो आप? नो मैम। One answer I have got. Let me check it is a correct option or not. Yes, this is absolutely correct, Prakul. Kaushik is also correct. And Akshita is also correct. काव्या भी करेक्ट है, मानसी भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। ओके, कौशिक गुलेरिया, यू एक्सप्लेन। MPV is equal to nRT, वही फॉर्मूला लगा। हाँ बोलो बेटे। MPV is equal to nRT। ठीक है जी, PV इज इक्वल टू nRT का फॉर्मूला लगा, बिल्कुल। प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। प्रेशर कितना भर दें? 200। वॉल्यूम कितना भर दें? 10। नंबर ऑफ मोल्स कितने भर दें? 0.5 प्लस x। हाँ 0.5 प्लस x है, तो यहाँ पे तुम्हारा
एन ए प्लस एन बी आएगा टोटल एन के बराबर, ठीक है। और आर की वैल्यू तो उसने कहा नहीं पुट करो। टी कितना भरा तुमने? 1000. मेरे ख्याल से इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। तो इसमें Yes. से एक्स का इवोल्यूशन किया होगा तो वो आंसर आया होगा 4 - r/2r। इसको सॉल्व तो सभी ने कर लिए है ना। देखो यहाँ पे 2 और 1, तो ये तो इधर से ही कैंसिल आउट हो गए। रेस्ट यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर दिस r एंड दिस। ठीक है, तो उतना हो गया था। तो दिस Yes. इज, ये तो फिर सबका सही होना चाहिए था। चलो जी, गुड गोइंग। इसमें पिछले वाले से ज्यादा बच्चों ने आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द MOT, which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? A है both are unstable, B है Li2 plus is unstable and Li2 minus is stable, C is both unstable, अन तो हो गया तो फिर अब बचा स्टेबल, both are stable, D है Li2 plus stable and Li2 negative is unstable। ठीक है, ओके जी, एक आंसर आया है शायद मेरे पास अभी तक ना, एंड वो सही नहीं है।
Prakul, not correct. Check out again. Kaushik Guleria, correct. Kavya, not correct. Prince, correct. Akshita, not correct. चलिए लेट्स चेक इट आउट. बहुत मिक्स्ड से व्यू हैं. एक है Li2 एंड प्लस एंड दूसरा है Li2 एंड नेगेटिव. प्रकुल करेक्ट नाउ, मानसी नॉट करेक्ट. Li2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 1 3, 2 - 1 3 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे समझ रहे हो ना, एक लिथियम में दो अच्छा गड़बड़ हो गया. लिथियम 3 होता है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम में बेटा. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. तो 3 × 2 = 6, 6 में से 1 गए 5, तो यहाँ 6 और 1 7. ठीक है, कोमल करेक्ट, मानसी करेक्ट. तो अभी आपको इसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बोलेगा? मॉलिक्यूलर Li2 प्लस की सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और सिग्मा 2s. ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. तो 2 2 4 4 और 2 6 और 1 7. देखो यहाँ तक तो सेम है. उसके बाद बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है. तो जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्टेबलाइज करता है, तो इसमें एडिशनल एंटी बॉन्डिंग वाला फैक्टर आ गया. दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर इज डी, नॉट बी. ठीक है, more the number of electrons in anti bonding, more will be the instability. एक पॉइंट में और क्लियर कर देती हूँ, ये जो बराबर बराबर गैप होता है दोनों में, ये 100% ट्रू नहीं है. एंटी बॉन्डिंग वाला ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है इन कंपैरिजन टू द वन जो बॉन्डिंग वाला स्टेबलाइज करता है. चलो, द 4th क्वेश्चन. द मेजर प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन. मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक. और ये आजकल पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे अगले लेक्चर में आएगा. तुमने अभी नेमिंग नहीं ना किया. सोचो, समझो और करो. मैम, फर्स्ट रिएजेंट क्या है? फर्स्ट बेटा रिएजेंट तो एक ही है, ये डाइवेल है. डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और हाइड्राइड. प्रकुल का करेक्ट है आंसर. अच्छा, जिसको आता है वो आंसर दे दो. वैसे ना मैंने तुम्हें अभी नहीं ये पढ़ाया है. चलो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. ये आइसोब्यूटाइल क्या होता है? ये IBU का मतलब होता है आइसोब्यूटाइल. ये अब तुम नेक्स्ट क्लास करोगे ना मेरे पास जब कार्बोनिल की, उसमें ये बहुत नेमिंग आएंगे. तो ये आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल को ऐसे लिखोगे ना बेटा, CH3 CH CH3 और CH2. ये आइसोब्यूटाइल हुआ. अब ये ग्रुप लगा हुआ है 2 बार, साथ में एल्युमिनियम और हाइड्राइड. अब आपको पता ही है कि ये आइसोब्यूटाइल भी क्या करता है? डाइवेल. जब आपने पढ़ा था सम ऑफ द सिग्मा डोनर है ना, H- देगा जैसे BH3 देता है.
तो इसमें क्या होता है कि ये जो 3 कंपाउंड है, एक आपका साइनाइड, एक आपका एसिड क्लोराइड और एक आपका एस्टर, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। ये जो 3 कंपाउंड है ना, ये एक स्पेशल रिएजेंट है डाइबेल। इसकी प्रेजेंस में इसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 3, तीनों के तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में, RCHO। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड। तो हमेशा इससे याद रखना है कि ये एल्डिहाइड बनाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं बनता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. फिफ्थ क्वेश्चन सबको आता होगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ acidic strength is जितना केमिस्ट्री लिख के पढ़ोगे ना उतनी आएगी, स्पेशली ऑर्गेनिक। वैसे तो तीनों ही पार्ट केमिस्ट्री के, अगर आप लिख लिख के रिवीजन नहीं करते हो तो नहीं आती। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही भूल जाती। जब हम रिएक्शन देखते हैं या उसका मैकेनिज्म करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमें आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है, सब समझ आ गया। जब हम हाथ से लिखने लगते हैं उसे या पेपर में उसका क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, देन टू आवर ग्रेट सरप्राइज हमें पता नहीं लगता कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे। चलिए प्रिंस करेक्ट, प्रकुल करेक्ट, 2 ही आंसर है। कौशिक करेक्ट, चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए एक लाइन काफी है। जो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मानसी करेक्ट, -I -M, अक्षिता करेक्ट, और माइनस ऑफ HC के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I +M और +HC के, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे बढ़ाएंगे। करेक्ट, अभी आंसर भेजा कोमल, करेक्ट। अब आप देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, FCN NO2। जो बच्चे
अभी पेपर दे के आए हो ना तुम 12th का, तो एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे एम के, वैसे उसमें आई की लाइन लिखी हुई है कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स का क्या ऑर्डर में है। ये डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना वो NO2 है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2 है। उसके बाद CN है, उसके बाद FF, फिर Cl है। अब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ Cl COH के पास है, यहाँ Cl उससे थोड़ा सा दूर है। एक्चुअली में मैंने शायद एक कम लगा दिया, तो CH2 होगा यहाँ पे, तो फिर उसके बाद ये लास्ट वाला आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका C इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. Yes, ma'am. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीक्वेंस में याद रखना है। वैसे तो इतना तो सबको पता है, NO2 CN और F तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पर NO2 सबसे ज्यादा होता है, फिर CN होता है और लास्ट में Cl होता है। द वन दैट इज करेक्ट क्वेश्चन है ये, एक्सक्लूसिवली यूज्ड एज अ पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डायरेक्टली पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज होता है। Go for it. अच्छा, कौन बताएगा पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो इलेक्ट्रिसिटी आप कैन बी स्ट्राइकिंग, इसको ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग प्रेशर। अभी आपने ना कभी, आप लोग तो नहीं होगे तब, ये तो बहुत पुरानी बात है, या तुमने कभी मूवीज में देखा होगा कि जैसे वो एक गोल सा नहीं होता टेप रिकॉर्डर जैसा, जिसके ऊपर एक नीडल रखी होती है, जिसपे एक बड़ी बड़ी आजकल तो सीडीज आती है ना छोटी छोटी, तो एक बड़े सारे टेप रिकॉर्डर जैसा आता था और उसके ऊपर एक नीडल रखने के लिए स्पेस होती थी। नीडल को उस पर रखते थे तो वो घूमता था, उससे से आवाज आती थी, बड़ा मतलब आगे उसका लगा होता था ऐसा। तो हैव यू एवर सीन दैट टाइप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पुरानी फिल्मों में भी आता था। हैव यू सीन दैट? अरे जैसे सीडी होती है ना, ऐसे ही ब्लैक कलर की हर मूवी की सॉन्ग्स वाली एक बड़ी सारी आती थी गोल सी, और उसको जिसमें डालते थे ना, उसके ऊपर से ऐसे एक नीडल रख देते थे और वो ऐसे ऐसे घूमता था तो आवाज आती थी, भोंपू सा लगा होता था साइड पे। हर Yes. मूवीज में भी होता है, पुरानी जो बजने के लिए ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती होती है उसमें से, मैं क्या बोलूं उसे, बिग वर्जन ऑफ सीडी है ना। तो क्वार्ट्ज या क्रिस्टलाइन मटेरियल पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। जो आपके पास क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं ना, वो होते हैं आर पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। वो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जो क्रिस्टलाइन है। तो इसमें आपका क्वार्ट्ज आ जाएगा। एमोर्फस सिलिका मतलब आप बोल दो, अगर SiO2 सिमेट्रिकल जुड़ा हो तो क्वार्ट्ज बन जाता है, अदरवाइज इसमें एमोर्फस लिखा ही हुआ है, तो इसमें आपका आंसर क्वार्ट्ज आएगा। और एक बच्चे का आंसर सही है जिसने दिया कौशिक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर उसके बारे में ज्ञान है तो है, ये कोई वैसा ऑर्गेनिक जैसा नहीं है जिसे याद मैकेनिज्म से कर लोगे। 7th क्वेश्चन, द ओर दैट कंटेन, ये तो शायद आता भी होगा तुम्हें, आयरन एंड कॉपर, मेटलर्जी चैप्टर से है।
इज, तो ए है मालाचाइट, एजुराइट, डोलोमाइट, कॉपर पायराइट्स। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है। प्रिंस करेक्ट, काव्या करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, कोमल नॉट करेक्ट, जागृति करेक्ट, लवप्रीत करेक्ट, कौशिक करेक्ट, प्रकुल करेक्ट। यस, इसका आंसर कॉपर पाइराइट्स है, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। पर फिर भी मैं ऐसे क्वेश्चन में ना सभी बता देती हूँ, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे चैप्टर हमें टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। मालाचाइट, मालाचाइट, तो जो आपका मालाचाइट होता है वो होता है CuCO3 एंड CuOH ट्वाइस। उसके बाद कॉपर पाइराइट्स होता है CuFeS2। उसके बाद डोलोमाइट होता है CaMgCO3 ट्वाइस। फिर एजुराइट होता है Cu3CO3OH ट्वाइस। ठीक है, तो कॉपर पायराइड्स है जिसमें आयरन भी होता है और कॉपर। इज दैट करेक्ट बेटा? Yes. चलो, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। देखिए जी कौन सा ग्राफ सही हो। Yes, nobody?
आपको रिडबर्ग की इक्वेशन नहीं आती है क्या? अगर इक्वेशन आती है तो ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है? देन यू मस्ट बी अवेयर कि किस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए। क्या होती है बेटा वो वाली इक्वेशन जिससे आप कैलकुलेशन करते हो वेव नंबर की? न्यू बार इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, तो 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, इस तरीके से। अब जो आप इस इक्वेशन में यूज करोगे वो कह रहा है 8 2fn। मैंने जो पढ़ाया ना, मैंने उसमें इसके f लिखा है ना, शायद जिस हिसाब से पढ़ाया मैं वैसे ही चल देती हूँ, नहीं तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा बाद ऐसे। ठीक है, तो फाइनली वो किस लेवल पे आ रहा है वापस? फाइनली n लेवल पे आ रहा है, और किस लेवल से आ रहा था? 8 लेवल से आ रहा था। जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो आर एच जेड स्क्वायर, तो दिस इज अ 64n स्क्वायर, तो दिस वैसे तो 64n स्क्वायर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि आपको स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, जेड स्क्वायर को अंदर ले जाओ, ठीक है, या जेड तो लिखना भी नहीं है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो इसमें एक मिनट पेन इज स्टकिंग। What happened? Just a minute. Just a minute. I think something happened and the screen sharing is stopped. चलो मैं यही बोर्ड ले लेती हूँ एनी हाउ, उस पे ना पेन पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सवाल सॉल्व होना चाहिए। लेट मी टेक दिस बोर्ड ओनली। चलो जो भी था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा था तुम्हारा? न्यू बार हो रहा था आपका, दिस इज इक्वल टू आर 1/n स्क्वायर माइनस 1/64। तो इसको हम अंदर ले जाएंगे, आर या आर एच ले लो, आर एच बाई एन स्क्वायर माइनस आर एच बाई 64। तो दिस इज न्यू बार। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब आप देख लो कि क्या इसमें स्लोप आएगी, क्या इंटरसेप्ट आएगी। स्लोप आ जाएगी आर एच, क्योंकि इसमें और इसमें ग्राफ बनाया था न्यू बार वर्सेस 1/n स्क्वायर में। ठीक है, तो स्लोप आ जाएगी आर एच और इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका माइनस ऑफ आर एच बाई 64। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी वाज करेक्ट। अभी एक बच्चे का आंसर आया अभी, ऑप्शन सी, यस काव्या करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन इसके कर दिए। लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन। देखते हैं 9th में क्या पूछा हुआ है हमसे। 9th क्वेश्चन में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान, वेरी इजी, सब बच्चों को आता होगा। एल्यूमिनियम इज यूजुअली found in +3 oxidation state. In contrast, thallium exists in +1 and the +3 oxidation state. This is due to A is the lattice effect, B is lanthanide contraction, C is the inert pair effect, and D is the diagonal relationship. Yes, go for it.
बहुत सारे बच्चों का पहले ही आंसर आ गया, सोचने वाली बात ही नहीं है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इनर्ट एयर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये जो आपकी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है ना अक्षिता, नॉट करेक्ट. मानसी करेक्ट. अक्षिता ने डी कैसे दे दी? डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ से आ गया पी ब्लॉक में? ये ना जो आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है. कौशिक, इट इज नॉट करेक्ट. Mansi, correct. The water sample has ppm level concentration as Fe दिया हुआ है 0.2, Mn दिया हुआ है 5, कॉपर दिया हुआ है 3 और जिंक दिया हुआ है 5. The metal that makes water sample suitable for drinking. Suitable नहीं, unsuitable for. कौन सा तुम्हें लग रहा है कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है? लिटरली अगर तुम थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो उसका तो कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है. क्योंकि जो ये वाले पेपर्स आए हैं उसमें बहुत मिक्स से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है. कौशिक नॉट करेक्ट, काव्या करेक्ट, मानसी करेक्ट, अक्षिता नॉट करेक्ट, काव्या धीमान करेक्ट, प्रफुल करेक्ट. बिल्कुल यहाँ पे मैग्नीज है इसका आंसर, और उसमें मैं आपको एक स्टैंडर्ड नोट करा देती हूँ कि कौन कौन सी मेटल कितनी होनी चाहिए, मेटल और उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. अगर उससे ज्यादा है तो सीधी सी बात है पानी में नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. और कौशिक करेक्ट. तो अगर आपके पास जिंक मेटल है तो मैक्सिमम 5 ppm होनी चाहिए. ठीक है. अगर आपके पास मैग्नीज मेटल है तो होनी चाहिए आपकी ये 0.05. तो ये तो बिल्कुल ज्यादा दी हुई थी इसमें. आयरन दिया हुआ है 0.2 और कॉपर होना चाहिए 3. अगर इससे ज्यादा है तो वो पानी पीने लायक नहीं है. ठीक है. तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इफ यू नो यू कैन डू, इफ यू don't know this then it is very difficult. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग लगेगा. तुम्हें बताना है मेजर प्रोडक्ट. इस क्वेश्चन के लिए पूरे तुम्हें 2 मिनट दिए जाते हैं. सोचो कि जो बच्चा मुझे बताएगा उसे सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैकेनिज्म का मतलब है कैसे कैसे किया. पहला दिया हुआ है Et3n, दूसरा दिया हुआ है इसमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन.
नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर द पेपर। आज भी ध्यान नहीं रहा मुझे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है लिखने में। डू इट, आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक, डू इट। हाँ जी, नो आंसर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कभी क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना। आपको अपना बेसिक पता होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या होता है जनरली। तो जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में रिएक्टेंट कुछ ऐसा था। एक साइड पे Cl लगा हुआ है और पॉलीमराइजेशन का कुछ क्वेश्चन था, और एक साइड पे कुछ ऐसा करके डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है। तो यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये देखो, तुम्हें क्या सिखाया हुआ है ऑर्गेनिक में, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर कुछ लगा है तो वो विनाइल होता है ना। अब ये विनाइल जो है एक्चुअली में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सॉरी डबल बॉन्ड के साथ वाले वाला एलाइल होता है। तो ये तो डबल बॉन्ड पे ही लगा हुआ है, तो ये विनाइल है। तो पहली बात तो ये विनाइल है, इसको चेक करो। ये C डबल बॉन्ड और Cl है, ये एसाइल है। ये विनाइल है, ये एसाइल है, लाइक। अब इस वाली स्पीशीज पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वाली स्पीशीज पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये यहाँ देगा, यहाँ पे यहाँ आएगा। इस वाले केस में भी एक यहाँ देगा या यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन पहले तो ये चेक करना है कि कौन सा पार्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। आपने देखा होगा एरो पे ना, जो सबसे पहली चीज लिखी हुई थी वो मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, आई कैन सी ET3N। ET3N में तो किसी को होना ही नहीं चाहिए डाउट, ये बेस है। बेस यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो तुमने चूज कर लिया, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसको तो तुम मान नहीं सकते, ये तो डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ, इसको जरूर मान सकते हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो सबसे पहले ये वाला अटैक यहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन में तो पहले सेम क्वेश्चन के दोनों साइड डिसाइड करना बहुत जरूरी था। ये तो फॉर द श्योर न्यूक्लियोफाइल होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा सेंटर है, और इलेक्ट्रोफाइल ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो अब आपका रिएक्शन कैसे होगा? तो जब ये रिएक्शन होगा, जब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा,
तो हाउ कैन वी डोनेट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए दिस एंड दिस। अब उस पे क्या बनेगा देखो, कुछ इस तरीके का होगा। लेट मी राइट इट फर्स्ट कंप्लीटली। ये आ गया आपका Cl वाला पार्ट, और यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl वाला पार्ट, और इसके साथ इसने कुछ घुमा के ऐसे भी दिया हुआ था, इसके साथ NH2 लगा हुआ है, इसके साथ NH2 लगा हुआ है। जब ये यहाँ जाएगा, ये बेसिक कंडीशंस है। अब इसका अपना बेस भी दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा कुछ ऐसे 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 ऐसे। ये जो आपके पास C डबल बॉन्ड O था, मैं इसको दोबारा रीजनरेट कर रही हूँ क्योंकि Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा। तो Cl2 को C डबल बॉन्ड O कर दिया। ये C डबल बॉन्ड O मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि हम हाइड्रोजन, ये ऐसे आ गया नाइट्रोजन के, क्योंकि इसने लॉन्ग पेयर दिया है। ये जो इसके पास पहले से था उसको वैसे ही रखेंगे। तो NH2, दिस इज दिस 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 दिस, एंड पहले साथ में क्या था भैया, NH2। ठीक है, अब उसने बोला है कि बस इतना सा काम है कि एक बेस है, ये वाला बेस तो यूज करेंगे, पहले जो इसमें प्लस में दिया हुआ है वो वाला यूज करेंगे। जो बेस है उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, Cl वहां से बाहर आ गया, सिस्टम से हाइड्रोजन चला गया, उसने O के पॉजिटिव को हटा दिया, दिस एंड दैट, वो सारा काम कर लिया, ये बन गया। अब आपको तो इतना तो अंडरस्टूड ही होना, ये मैं यहाँ पे ना भी करूँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैडम एक हाइड्रोजन हटा दो और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हटा दो। ठीक है, तो ये जनरेट हो गया नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर। बस उसके बाद फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन का तुम्हें एक रूल पता होगा, अभी वैसे तो पॉलीमर नहीं पढ़ा है। पॉलीमराइजेशन का एक रूल होता है कि जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे सिंगल हो जाता है, जहाँ पे सिंगल होता है वहाँ पे डबल हो जाता है। तो एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन में ना इसको ऐसे ओपन अप करके लिख देते हैं कि ये ऐसे आ जाएगा, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसकी चेन को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, बाकी सारा ग्रुप रिपीट, दैट्स इट। यानी कि जो आपने इतना बड़ा लिखा हुआ था वो इतना बड़ा एक्चुअली में कुछ है नहीं है, बस एसिड बेस रिएक्शन है, Cl बाहर निकलता है और उसके बाद आपका पॉलीमराइजेशन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई विल टेक ना, मैं इसका वो ले लूंगी इन द नेक्स्ट क्लास, व्हाट वी कैन से, यस इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक द पेपर। तो पेपर स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा ना, फिर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा कैसे किया है। Yes, ma'am. मैम इसके एक ही साइड से पॉलीमराइजेशन होगी, चेन मल्टी नहीं डबल नहीं, बॉन्ड actually जो, अरे मैं अब इसके आगे पीछे वाले कैसे बना के दिखाऊंगी, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वही होगा ना, इधर इधर से ही होगा, सारा मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएगा। ओके, पॉलीमराइजेशन अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे इसकी पॉलीमराइजेशन करूं, और कोई कलर ले लेते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे ही करूंगी ना, तो सारे इधर से रिपीट हो जाएंगे, तो वो है तो टोटल मॉलिक्यूल ही बढ़ रहा है ना। अरे इसकी पॉलीमराइजेशन ऐसे नहीं करते हो, समझ गया मैं। ऐसे ही तो करते हो बेटे, जिधर मर्जी लगा लो। ठीक है, तो ये चीज रिपीट हो जाएगी, एंड हो गया। ठीक है, तो यस, Yes, ma'am. चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, नहीं आया तो नेक्स्ट में मैं शीट शेयर करके फिर से एक बार देख लूंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। मैम Thank you, ma'am. थैंक यू जी।